Hello everyone. Today we are starting a new topic that is incorporation of a company. Incorporation of a company means how company will start. Company कैसे चालू होती है. जैसे सोल प्रोप्राइटर तो हम सिंपल अपने मन से चालू कर लेते हैं, बट कंपनी चालू करने के लिए स्टेप्स होते हैं. वो स्टेप्स अगर आप पूरे नहीं करोगे तो कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती है. तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें करने पड़ते हैं, जिसके बाद कंपनी होती है, उसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी आपने लास्ट ईयर भी ये स्टेप्स पढ़े हैं. किसी को याद है बेटा? याद है लास्ट ईयर का? नहीं याद. चलिए सुनिए फिर. इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी से पहले 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेजेस. फर्स्ट, प्रमोशन. प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब होता है जब कंपनी चालू होती है तो कंपनी के पास जो आइडियाज होते हैं, उनने जो प्लानिंग करी है कि वो किस चीज़ का बिजनेस चालू करेंगे, कहाँ से प्रॉपर्टी, कहाँ से फंड, कहाँ से मैनेजर्स वगैरह अपॉइंट करेंगे, तो वो पूरी प्लानिंग करके रखते हैं कि हमें कैसे अपनी कंपनी चालू करनी है और कैसे सारे काम करने हैं. उस स्टेज को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. So incorporation of a company. I am saying that stage is called as promotion of a company. उस स्टेज को हम प्रमोशन कहते हैं. तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जो आपने अपने बिजनेस का आइडिया प्लान करा है, किस चीज का बिजनेस चालू करने वाले हो, कहाँ से फंड अरेंज करोगे, कहाँ से प्रॉपर्टी अरेंज करोगे, कहाँ से मैनेजरियल एबिलिटीज लाओगे, वो पूरी प्लानिंग होती है. क्योंकि ओनर को ये सारी चीजों की प्लानिंग करनी पड़ती है, बिना उसके बिजनेस चालू नहीं हो सकता. तो जहाँ ये पूरी चीजों की प्लानिंग करी जाती है, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज प्रमोशन. उसके प्रमोशन में ही हमारा आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ. सेकेंड स्टेज है इनकॉर्पोरेशन, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी. रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी में क्या होता है? कंपनी को जब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटीज, सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके देने पड़ते हैं. सबसे पहले कंपनी ने नाम क्या रखा? ऐसा नाम जो दूसरों के साथ मैच ना हो. फिर कंपनी को अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स, बैंक, ऑडिटर्स, ये सारे पर्सन्स के नाम बताने पड़ेंगे, अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनके सिग्नेचर कराने पड़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरे आउटसाइडर्स इंफॉर्मेशन रहेगी. फिर उनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बनाना पड़ेगा जिसमें पूरी इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी. फिर ये जो उनके डॉक्यूमेंट्स बने हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को उन लोग रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करते हैं. रजिस्ट्रार ऑफिस देखता है सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो वो मेमोरेंडम पे सील साइन कर देता है, स्टैंप लगा देते हैं. स्टैंप पेपर्स पे काम होते हैं. फिर आर्टिकल्स पे भी स्टैम्प सील साइन हो जाती है. फिर इसके बाद डायरेक्टर्स डिसाइड होते हैं, डायरेक्टर्स के साइन होते हैं सारे. उसके बाद नोटिस, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास नोटिस एड्रेस लिखा जाता है. और फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कर दिया जाता है कि आपकी कंपनी के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है. अब आपको कैपिटल बता दी जाती है कि आप इतनी कैपिटल लोगों से मांग सकते हो, और फिर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है. तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हम रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं. जो मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाना जरूरी है, ये नहीं बने होंगे तो नहीं होगा. और विद इन 7 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हमें ये सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करी हुई होनी चाहिए. आ गई ये स्टेज समझ में सबको? दिस स्टेज इज क्लियर टू एवरीवन? ओके. देन आवर नेक्स्ट स्टेज इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन. कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस. अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस चालू कर सकती है क्योंकि उनको रजिस्ट्रार ऑफिस से परमिशन लेटर मिल गया है.
बट अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी जिनको पब्लिक से पैसा चाहिए अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो वो अभी अपनी कंपनी चालू नहीं कर सकते, उनको 2 स्टेप्स और करने पड़ेंगे, जिसमें पहला स्टेप है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है? सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2019 में बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या लोन लेकर बिजनेस चालू करने से पहले कुछ सेंटेंसेस, कुछ पॉइंट्स कहा है, वो पॉइंट समझा रही हूँ। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब 2019 एक्ट के बाद जो कंपनी चालू होती है, shall not commence any business or exercise any borrowing power unless a declaration is filled by a director। मतलब वो अपना काम चालू नहीं कर सकते, लोन नहीं ले सकते जब तक डायरेक्टर्स डिक्लेयर नहीं करेंगे 180 डेज में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के बाद, दैट agreed by the subscribers to the memorandum and declaration is filed by a director with the registrar of the company, that every subscriber to the memorandum has paid the value of shares agreed to be taken by him। मतलब डायरेक्टर डिक्लेयर करेगा 180 डेज के अंदर, जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है कि हमने जितने जितने पैसे मांगे थे सारे लोगों ने उतने पैसे दे दिए हैं और अब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, मेमोरेंडम में भी लिखेगा और उसके बाद वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफिस में वो वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस देखेगी कि हाँ इनके सारे शेयर होल्डर्स ने उतना उतना पैसा लगा दिया है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में पहले ही पर्सन्स डिसाइड होंगे कि हाँ हम इतना इतना पैसा लगाएंगे, तो उनको बताना पड़ेगा इतना पैसा आ चुका है, देन ओनली दे विल स्टार्ट देयर कंपनी। क्लियर दिस थिंग बेटा? आ गई सबको समझ में कि नहीं आया सबको समझ में? ओके बेटा। देन प्रोस्पेक्टस क्या होता है, किसी को मालूम है प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये एक आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है जो कंपनी इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, ताकि अगर उनको पैसों की जरूरत है तो वो शेयर बेच सके। तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी, उस डॉक्यूमेंट में कंपनी पूरी अपनी जो जो चीजें डिसाइड रहती है, मतलब वो उनका एक टाइप का सर्कुलर होता है, उनको जो शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन देनी रहती है तो सर्कुलर में वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मेंशन कर देती है, तो शेयर होल्डर्स जहाँ पे भी होंगे उन लोग वो डॉक्यूमेंट पढ़ के काम कर सकते हैं। जैसे सीबीएसई हमारा करती है, कोई भी नया रूल बनाती है तो वो आपको ये सर्कुलर इशू कर देती है। तो वैसे ही कंपनी अगर कोई रूल्स चेंज करती है, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं, डायरेक्टर्स कुछ ही होते हैं, तो वो डायरेक्टर्स ही डिसाइड करते हैं कौन से रूल्स बनाने हैं, कौन सी रेगुलेशंस बनाने हैं। तो अगर डायरेक्टर्स कुछ चेंज कर रहे हैं और उनको खबर सबको देनी है, तो वो प्रोस्पेक्टस एक एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें इशू कर देती हैं ताकि शेयर होल्डर्स को खबर मिल जाए। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स नहीं होंगे कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती, कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है, कंपनी एक्ट 2013 ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रूल दिया है और सेबी ने भी दिया है, जिसका मतलब है आप जितने शेयर्स इशू करोगे उन शेयर्स का 90% मनी आना जरूरी है, शेयर होल्डर्स अलॉट होना जरूरी है। जैसे तुमने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं मार्केट में, तो उसका 90% 9,000 शेयर होल्डर्स अप्लाई करेंगे, तभी आप अपनी कंपनी आगे बढ़ा सकते हो, चालू कर सकते हो। अगर 9,000 शेयर्स ने अप्लाई नहीं किया होगा, आपके 90% शेयर्स नहीं होंगे, तो जिनने पैसा दिया है उनका पैसा विद इन 90 डेज आप उनका पैसा रिफंड कर दो, 30 डेज में उनके पैसे रिफंड कर दोगे और नेक्स्ट टाइम फिर से इनविटेशन दोगे कि आप जिन जिन को पैसे देने हैं हमारी कंपनी में शेयर होल्डर्स, फिर से पूरा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा। आ गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब भी? क्लियर है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? ओके। देन हमारा नेक्स्ट है
preliminary expenses. Anybody is remembering what is preliminary expenses? क्या होता है preliminary expenses? नहीं जानते? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है जब कंपनी चालू हो रही होती है, तो अभी काम चालू नहीं हुआ मगर पेपर वर्क चालू हो गया है, तो कंपनी की प्रोडक्शन होने से पहले जो पेपर वर्क लीगल फॉर्मेलिटीज में खर्चा होता है उन खर्चों को कहा जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आ गया समझ में? और जब कंपनी इसको कहाँ से राइट ऑफ करती है, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का पैसा कहाँ से निकालती है, या तो प्रॉफिट में से, या जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से इस खर्चे को निकालकर जिन जिन ने खर्चा करा है उनको वापस कर देती है। The preliminary expenses are the expenditures which are the expenditure on the document works or legal paperwork done by the company before starting the production of the company. Clear this thing also? So now next topic is types of share capital. Types of share capital का मतलब क्या होता है? कितने टाइप की कैपिटल्स होती हैं? तो कैपिटल्स मेनली तीन टाइप की दी है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कितनी मैक्सिमम परमिशन मिली है कंपनी को जो वो पब्लिक से मांग सकती है। तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस उनको देता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो उन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट में कंपनी की शेयर कैपिटल लिखी होती है कि कंपनी इतने पैसे मांग सकती है। तो वो पैसा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से मांग सकती है उन पैसों को कहा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ये इसके 3 नेम्स हैं ऑथराइज कैपिटल के। आया समझ में? ये चीज समझ में आ गई है? ओके, देन ऑथराइज कैपिटल के बाद डिफरेंस आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है जैसे मुझे परमिशन मिली है कि मैं पब्लिक से 10 लाख रुपए मांग सकती हूँ, बट मैं पूरा अभी नहीं मांगना चाह रही हूँ। 10 लाख में से मैं अभी 8 लाख रुपए मांगना चाह रही हूँ, तो वो जो 8 लाख मैं पब्लिक से मांगना चाह रही हूँ तो उसको कहते हैं इशूड कैपिटल, और जितना नहीं मांगना चाह रही हूँ वो बन जाती है अनइशूड कैपिटल, जिसको हम रिजर्व कैपिटल भी कहते हैं। तो इशूड कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ कैपिटल which a company is issuing to the public, पब्लिक को इशू कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, that they will pay money to the shareholders. Clear this point also? So now they had given you difference between authorized and issued capital. Authorized and issued capital, maximum limit of share capital is prescribed in MOA. What is MOA? Anybody is remembering what is MOA? MOA क्या होता है, किसी को मालूम है? Yes, Memorandum of Association. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम लिमिट लिखी होती है कितना पैसा आप पब्लिक से मांग सकते हो, वो कैपिटल कहलाती है ऑथराइज कैपिटल। इशूड और इशूड कैपिटल क्या है? ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को ऑफर करा जा रहा है उस चीज को कहा जाता है इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल एमओए में लिखी जाती है, इशूड कैपिटल एमओए में नहीं लिखी जाती है। मैक्सिमम कैपिटल जो रेज कर सकते हैं उसको ऑथराइज कहते हैं। शोज द अमाउंट ऑफ कैपिटल मीटिंग अंडर रिक्वायरमेंट, जितनी जितनी की जरूरत होती है उतना उतना पैसा मांगते जाते हैं, जिसको कहते हैं इशूड कैपिटल। मैक्सिमम लिमिट ऑलवेज इक्वल टू मोर देन इशूड कैपिटल, मतलब ऑथराइज कैपिटल हमेशा इशूड से ज्यादा होगी,
मगर इशूड कभी भी ऑथराइज से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हमें 10 लाख की परमिशन मिली है तो हम 10 लाख से ज्यादा तो मांग ही नहीं सकते। मैक्सिमम हम 10 लाख ही मांग सकते हैं, या तो उससे कम। तो या तो इशूड कैपिटल इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल होती है, या ऑलवेज लेस देन ऑथराइज कैपिटल होती है। So this much is clear to everyone now. So next is subscribed capital. Subscribed capital क्या होती है? कोई बता सकता है? नाम से कुछ समझ में आ रहा हो subscribed capital means? वो कैपिटल जिसके लिए पब्लिक अप्लाई कर रही है। जैसे हमने उनसे मांगे 8 लाख, तो अब 8 लाख के 8 लाख वो तो अप्लाई करेंगे, या 8 लाख से कम अप्लाई करेंगे। तो जितनों को वो अप्लाई कर रहे हैं उसको कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज अप्लाइड बाय द पब्लिक। जो पब्लिक अप्लाई करती है इशूड कैपिटल का वो पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी समझ में आ गया क्या होता है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप। जैसे मैं 8 लाख रुपए मांग रही हूँ, तो 8 लाख में से पूरे 8 लाख अगर अप्लाई कर दिए, दे दिए पब्लिक ने कि हाँ हम दे सकते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, फुली पेड अप। और अगर 8 लाख में से कम पैसे अप्लाई कर रहे हैं, 6 लाख 7 लाख, तो वो क्या बन जाएगा, नॉट फुली पेड अप। तो अगर हमने जितना मांगा है उतना पूरा मिल गया तो वो कहलाता है फुली, और अगर कम मिला तो वो बन जाता है नॉट फुली पेड अप। So these all things are clear to everyone now. Authorized, issued, subscribed is clear to everyone. After, okay, after subscribed capital, called up capital is coming. Called up का मतलब होता है कंपनी जितना पैसा मांग रही है। जैसे एक शेयर 100 रुपए का है, तो 100 रुपए में से अगर 70 रुपए मांग रही है तो वो बन जाएगा कॉल्ड अप, और 30 रुपए जो नहीं मांगा वो बन जाता है अनकॉल्ड अप। पेड अप, अब हमने 70 रुपए मांगे, उस 70 रुपए में से वो कितना दे रही है, तो उनने 60 रुपए दिए तो वो बन जाएगा पेड अप, और जितना नहीं दिया वो बन जाएगा अनपेड अप, जिसको हम कॉल इन एरियर्स भी कहते हैं। आया ये समझ में क्या है क्या नहीं है? Keep studying.